साथियों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया में जब राष्ट्र बन रहे थे तो किस किस तरीके के राष्ट्र बन रहे थे। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय दुनिया में राजाशाही व्यवस्थाओं का अंत हो रहा था और नई व्यवस्थाएं बन रही थी। तो जो दुनिया के अंदर राष्ट्र बन रहे थे उसमें दो तरीके से राष्ट्र बन रहे थे। तो पहली विचारधारा थी नस्लीय चेतना के आधार पर, जिस विचारधारा को बनाने का काम मुसोलिनी और हिटलर ने किया था, जिसको हम फांसीवाद कहते हैं। नस्लीय चेतना के आधार पर अमेरिका जैसा देश वोट लेने के लिए इस नस्लीय चेतना का इस्तेमाल करते हैं। पूंजीवादी, अति पूंजीवादी और फांसीवादी, ये मिला करके ये विचारधारा बनती है। तो बहुत सारे देशों में वोट पाने के लिए इस विचारधारा का, नस्लीय चेतना की विचारधारा का अति दक्षिणपंथी संगठन इस्तेमाल करके चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए ये विचारधारा हिटलर के ख़त्म होने के बाद राजनीतिक रूप से ख़त्म हुई, मगर ये वैचारिक रूप से आज भी दुनिया के हर देश में है, क्योंकि दुनिया के हर देश में ये खास तरीके की नस्लें हैं जो विकास क्रम में पैदा हुई है। ये एक राष्ट्र बन रहे थे जो नस्लीय चेतना के आधार पर थे। मगर इस नस्लीय चेतना के राष्ट्र बनाने में क्या संकट हो रहा था कि राष्ट्र टूट रहे थे, क्योंकि हर देश में विकास क्रम में कई तरीके की नस्लें मिला करके, क्योंकि राजाओं ने जो हमले किए थे, राजाओं ने जो एक दूसरे देशों पे कब्जा किया था, उस कारण से बहुत सारी नस्लें मिक्स हो गईं। या विकास क्रम में जो नई नई विचारधाराएं पैदा हुई, उस नई विचारधाराओं में नई तरीके की नस्लें पैदा हुई। तो आप देखेंगे उनकी संस्कृति भी अलग तरीके से हुई। तो इससे क्या हुआ था कि एक खास नस्ल का राष्ट्र बनाने से बाकी जो नस्लें थीं उनके भी राष्ट्र बनाना पड़ रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि दुनिया के बहुत सारे देश टूट रहे थे, मतलब बहुत सारे राष्ट्र विखंडित हो रहे थे। तो विखंडित होने से क्या हो रहे थे, छोटे छोटे देश बन रहे थे। जिन देशों में एक नस्ल बड़ी संख्या में थी तो बाकी जो नस्लें थी वो अल्पसंख्यक के रूप में थी। तो नस्ल आधारित जो चेतना बन रही थी, नस्ली चेतना जो बन रही थी, जैसे मुसोलिनी हिटलर ने जो बनाया था, उसने बाकी नस्लों पर हमले शुरू कर दिए, बाकी नस्लों पर हिंसा शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, ख़त्म करना शुरू कर दिया, देश से भगाना शुरू कर दिया। अब ये संकट हो गया, देश से भगा रहे तो ये कहाँ जाएंगे। तो नस्लीय चेतना के आधार पर राष्ट्र बनना मुश्किल हो गया। दूसरा इस तरीके से हुआ कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पैदा हुई, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पैदा हुआ। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इस परिस्थिति ने पैदा किया और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पूरा दुनिया में पैदा हुआ, ये ध्यान रखना है। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने क्या कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, किसी देश के अंदर जितने भी तरीके की धाराएं हैं, नस्लें हैं, वो सब इसी देश का हिस्सा होंगी, मगर नस्लों को या धर्मों को जो भी जिस रूप में थे, राजसत्ता और राजनीति अलग रहेगी। राजसत्ता और राजनीति धर्म से नहीं चलेगी, धर्म स्वतंत्र रूप से रहेंगे। किस धर्म के साथ जाना चाहता, धर्म को बदल भी सकता है। उसको एक धर्म ठीक नहीं लग रहा तो दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा है, भाईचारा। तो ये जो सारे जो विचार थे, इन विचारों ने एक धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को पैदा किया और उससे एक राष्ट्र बने अलग अलग तरीके से। जो संपन्न लोग थे, जहाँ बहुत तरीके की नस्लें थीं, उन राष्ट्रों ने अपने देश को धर्मनिरपेक्षता से अपने राष्ट्र को बनाने का सिद्धांत लेके आए। और धर्मनिरपेक्षता से जो राष्ट्र का सिद्धांत आया उसमें संविधान आया। संविधान के अंदर वो सारा चीज़ लिखा जाएगा कि राष्ट्र कैसे चलेगा। धर्मों की जो किताबें हैं उससे देश नहीं चलेगा, क्योंकि ईसाई धर्म का भी किताब के अंदर एक राजसत्ता को चलाने का कॉन्सेप्ट था। इस्लाम धर्म के अंदर भी ये राजसत्ता धर्म का हिस्सा था। और भी जो धर्म थे, धर्मों के अंदर तो शुरुआत में धर्म ही राजसत्ताओं को चलाते थे। तो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा में क्या आया कि धर्म से राजसत्ता नहीं चलेगी। राजसत्ता किस चीज़ से चलेगी? संविधान से चलेगी। इस बात को ध्यान रखना है। नस्ली चेतना के अंदर क्या सिद्धांत कि नस्ल का जो समझता, उनका जो परंपरा है, उनका नस्ल का धर्म का जो सिद्धांत है, उससे राजसत्ता चलेगी।
अब जैसे इस्लाम के बारे में, इस्लाम के अंदर भी क्या कहा गया कि उनका जो कुरान है उससे राज सत्ता चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। इस्लाम की नस्लीय चेतना का समझ अलग था, मगर उनका कॉन्सेप्ट वैसा ही था। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कॉपी किया था। तो आप देखेंगे दो तरीके के राष्ट्र बने थे। किस तरीके से? एक जो धर्म आधारित राष्ट्र बने, जो धर्म से, नस्ल से राज सत्ता को चलाना चाहते थे, इस तरीके के कुछ राष्ट्र बने। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में क्या था? संविधान था। संविधान था। तो संविधान सबसे पहले कहाँ बना था? अमेरिका में बना था। सबसे पुराना संविधान कहाँ है? अमेरिका में। हमारे देश की राजाशाही व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने ख़त्म किया था। पूरे देश का एकीकरण किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सबको ख़त्म किया, धर्म की राजसत्ताओं को, और ये कहा कि आपका धर्म आप जारी रखो, मगर राज सत्ता में धर्म का दखल नहीं होगा। इसीलिए ये एक विचारधारा हमारे देश में आई। तो ये विचारधारा कहाँ से आई? ये विचारधारा दुनिया की विचारधाराओं से आई, और इसी विचारधारा को कांग्रेस ने स्वीकार किया। और इसी विचारधारा को बाद में क्रांतिकारी आंदोलन ने स्वीकार किया। किस क्रांतिकारी आंदोलन ने? जो समाजवादी व्यवस्था कायम करने वाला क्रांतिकारी आंदोलन था। इसलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस जो ये कहते हैं कि एक अलग विचारधारा है, तो कांग्रेस की अलग विचारधारा में क्या अलग है कि वो इस विचार को, संविधान के राज्य के विचार को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता के विचार को स्वीकारते हैं, और वो ये कहते हैं कि जितने भी नस्ल के लोग हैं, सभी नस्ल के लोग हमारे देश में रह सकते हैं, सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रह सकते हैं, मगर सभी का धर्म अलग होगा, राज सत्ता अलग होगा, राज सत्ता किसी धर्म से नहीं चलेगा। जिस विचारधारा दुनिया के स्तर से पैदा हुआ, और हमारे देश में इसी विचारधाराओं से अलग अलग विचारधाराओं का उदय हुआ। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयं संघ के विचारधारा और नस्ली चेतना का आधार, ये सारा कैसे पैदा किया, मुझे लग रहा है आप इस बात को समझ गए होंगे। जिसके अंदर क्या था? नस्ली चेतना था, एक नस्ल का राष्ट्र था। नस्ल को इन्होंने धर्म और संस्कृति कहा, तो एक तरीके की धर्म संस्कृति का राष्ट्र बनाने का सिद्धांत था। एक धर्म की, नस्ल और संस्कृति का राज सत्ता का दर्शन क्या था? हमारे देश में मनुस्मृति था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और दुनिया की नस्लों का, वहाँ का जो उनका सिद्धांत था, उनकी जो धर्म की किताबें थीं, जैसे जहाँ ईसाई धर्म था वहाँ पे ईसाई का धर्म का जो किताब था राजाशाही व्यवस्था में, उससे उनका राज सत्ता चलता था। इस्लाम का भी ऐसा ही था। तो यहाँ संविधान नहीं था, ध्यान रखना, इस विचारधारा में संविधान नहीं है। इनकी जो किताबें हैं, धर्म की जो सिद्धांत हैं, ये मुख्य बात है जिसको दिमाग में बिठा लेना। धर्म की जो किताबें हैं, धर्म की किताबों में जो लिखा है, जैसे हमारे यहाँ वेदों की तरफ बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, जो गीता की बात करते हैं, ये जो है दर्शन, इनसे कहते हैं इनसे राज सत्ता चलेगी। राज सत्ता का दर्शन इनके अंदर है। मनुस्मृति के अंदर राज सत्ता का दर्शन है। राज सत्ता संविधान से नहीं चलेगी, इसलिए ये विचारधारा संविधान के विरोध में होती है। इसलिए ये फांसीवादी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा की कट्टर विरोधी होती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारधारा ये था, और इसी विचारधारा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन के आज तक आए हैं। वो आज 2014 के बाद इसी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति को संविधान मानकर जो पौराणिक कथाएं हैं, वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, इसके आधार पर एक राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। दूसरा विचारधारा कांग्रेस है। कांग्रेस का विचारधारा किस चीज़ से पैदा हुआ? कांग्रेस का विचारधारा इस धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था, दुनिया में जो दूसरे तरीके के राष्ट्र सबको मिला के बन रहे थे, उसी सिद्धांत को कांग्रेस ने स्वीकार किया। मगर कांग्रेस का जो आर्थिक पक्ष था, उसमें वो जमींदारों राजाओं के साथ थे, और आज़ादी के बाद वो पूंजीपतियों के साथ हुए। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी
पूंजीपतियों का और राजसत्ता का गठबंधन बना और एक पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करने का कोशिश किया। तो कांग्रेस का इससे पैदा हुआ, पूंजीवादी पार्टी के रूप में पैदा हुई और कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में, इसलिए उन्होंने नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। फिर उन्होंने नारा दिया तिरंगा की भारत माता, तिरंगा लिए भारत माता। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा अलग से आपको। तो ये कॉन्सेप्ट किसने पैदा किया? ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने पैदा किया, इसलिए ये विचारधारा कांग्रेस के रूप में बनी। तीसरी जो विचारधारा थी वो कम्युनिस्टों के रूप में थी, क्रांतिकारियों के रूप में थी। समाजवादी व्यवस्था जो कायम करना चाहते थे वो लोग थे। उन लोगों में कांग्रेस में क्या समानता थी कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसने भी इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया, धर्मनिरपेक्षता वाले। उन्होंने शुरुआती दौर में ये कहा कि ये जो राष्ट्र है जो बन रहे हैं ये पहले धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र बनना चाहिए। नस्लीय चेतना के आधार पर जो भी राष्ट्र हैं इनका घोर विरोधी थे कम्युनिस्ट। इसलिए आप देखेंगे कि कम्युनिस्टों का और भारतीय जनता पार्टी का किसी भी चीज़ में मैच नहीं होगा। दोनों बहुत ही कट्टर विरोधी हैं, दोनों बहुत ही एंटी हैं वैचारिक रूप से। तो कम्युनिस्टों ने क्या कहा कि हम इस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, संविधान के राज को स्वीकार करते हैं। दूसरा ये कहा उन्होंने साथ में कि हम दुनिया की जो नस्लीय विचारधारा इसका कट्टर तरीके से विरोध करते हैं। नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। मार्क्स की विचारधारा आई, उसके बाद बहुत स्पष्टता आ गई थी। ये मैं मार्क्स की विचारधारा के पहले की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। आप नहीं तो गलत समझ जाए फिर बोले कार्ल मार्क्स ने तो ऐसा कहा नहीं, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी जब विचारधारा आ गई थी जब कार्ल मार्क्स पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए समाजवादी विचारधारा मार्क्स के पैदा होने के बहुत पहले दुनिया के वजूद में आ गया था। कार्ल मार्क्स ने बहुत ही राजसत्ता का वैचारिक दर्शन दिया। तो कार्ल मार्क्स के घोषणा पत्र 1848 के बाद ये विचारधारा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आई। फिर क्रांतियाँ अलग तरीके से हुई, मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो और विस्तार से समझना है तो मेरे फिलॉसफी के जो वीडियो हैं फिलॉसफी फोल्डर में, उसमें को आप सुन सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से समझाया है। तो कम्युनिस्टों की जो विचारधारा थी, इस विचारधारा ने क्या किया? इस विचारधारा ने इस विचारधारा को स्वीकार किया और उन्होंने ये कहा आगे चल के कि जो ये पूंजीपतियों का राज है, ये राज तो वैसा ही है जैसा राजाओं ने का राज था। यही राजा पूंजीपति नेता बन के चुन के आ रहे हैं। इसलिए कम्युनिस्टों ने समाजवादी व्यवस्था को प्रमुख बनाया। उन्होंने क्या कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसकी जगह समाजवादी व्यवस्था कायम करना। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि व्यवस्था बदलनी है। व्यवस्था मतलब पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था बदलना है। तो हमारे देश के अंदर जो कम्युनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, और जब जो व्यवस्था बदलना है तो व्यवस्था कैसे बदलती है? व्यवस्था हथियारबंद क्रांति से बदलती है। जैसे मैंने बताया कि सारी क्रांतियां दुनिया में हथियारबंद क्रांति से हुई। तो उस समय कम्युनिस्ट भी क्रांति करके दुनिया के देशों में, जैसे रूस में, पहले सबने मिलकर के राजा को ख़त्म किया। फिर थोड़े समय के लिए जो पूंजीवादी व्यवस्था कायम हुई, तुरंत फिर समाजवादी क्रांति हुई और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया। समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के जो लोग थे उनमें आपस में टकराव हुआ। चीन में देखेंगे आप, चीन के अंदर भी सबने मिलकर के राजा को ख़त्म किया 1911 में। उसके बाद से फिर क्या हुआ, दोनों में आपस में जो राष्ट्रवादी सरकार उसको कहते थे, जो पूंजीवादी सरकार थी, उसके खिलाफ समाजवादी क्रांति शुरू हुई। जो समाजवादी क्रांति 1949 में हुई जाके, और जो ये जो सारे लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, जो ये पुरानी धारा के लोग थे, जो नस्ल और राष्ट्र की बात करते थे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता, ये जाके ताइवान जो है वहाँ जाके इकट्ठे हो गए और इनको एक अलग छोटा सा जगह रहने के लिए उन्होंने दे दिया, जो उस समय के कम्युनिस्ट क्रांति के लोग थे।
और पूरा चाइना कम्युनिस्ट देश बन गया। तो चाइना के अंदर भी हिंसा हुई, क्योंकि वहाँ की जनता में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वो वापस राजाशाही व्यवस्था चाहते थे या पूंजीवादी व्यवस्था चाहते थे या उनकी व्यवस्था चाहते थे जो राजा महाराजे थे, वो लोग बहुत सारे लोग थे उसमें जो बार बार हिंसा की। उस हिंसा को कम्युनिस्ट की सरकार ने हिंसा से दबाया, तब जाके कंट्रोल हो पाया। और ताइवान अभी देखोगे आप, ताइवान का कनेक्शन जो अमेरिका भी ताइवान के साथ जुड़ रहा है। तो अमेरिका क्यों ताइवान के साथ जुड़ रहा है कि ताइवान वो देश है जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक लोग हैं, जिनको खदेड़ करके कम्युनिस्टों ने ताइवान में इकट्ठा करके रहने के लिए छोड़ दिया छोटा सा। अभी ताइवान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से रूस के खिलाफ भी बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जिसमें ये स्वतंत्र तरीके से सरकारें बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको समर्थन अमेरिका ने किया, जिन्होंने बाद में रूस को पलटी कर दिया। तो ये विचारधाराओं का टकराव ध्यान रखना। तो हमारे देश के अंदर जो कम्युनिस्ट थे, वो कम्युनिस्ट जो है क्या क्या था उनके अंदर, वो पूंजीवादी व्यवस्था के जगह पे समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। जो ब्रिटेन का उपनिवेश था उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए कम्युनिस्टों के दो लक्ष्य थे। वो क्या चाहते थे, हथियारबंद क्रांति से अंग्रेज़ों को हटाना। उस समय हथियारबंद क्रांति ही थी, और हथियारबंद क्रांति से फिर क्रांति करके पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था कायम करना। इसलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में जितने भी हथियारबंद आंदोलन हुए, जितने भी क्रांतिकारी थे, 1915 के बाद जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वो सारी क्रांतिकारी आंदोलनों में हथियार जितने लोगों ने उठाए वो सब समाजवादी व्यवस्था की विचारधारा से प्रेरित थे। 1915 के बाद से जितने भी देश के अंदर मजदूर किसानों के विद्रोह हुए लगान के खिलाफ, उसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टियां और ये विचारधारा थी क्रांति करने की, मजदूर किसान की क्रांति। क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग ब्रिटेन में जा रहे थे, वहाँ से दुनिया की जो क्रांतियाँ हो रही थी, दुनिया में जो चल रहा था, दुनिया की विचारधाराएँ जो थीं, उन विचारधाराओं को लेकर के हमारे देश में आ रहे थे। तो ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, ये विचारधारा हमारे देश में बहुत ताकतवर रूप में काम कर रही थी, ये हमको ध्यान रखना। तो हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खास तौर से 1915 के बाद किसी भी तरीके का हथियारबंद विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं किया, और 1925 के बाद तो बिल्कुल नहीं किया। हिंदू महासभा बनने के बाद बिल्कुल नहीं किया। सावरकर का हिंदुत्व का दर्शन आने के बाद बिल्कुल नहीं, 1915 के बाद मान लो। और आप ये देखेंगे कि ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेज़ों के साथ तालमेल बिठा के आगे बने रहे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और ये हिंदुत्व का दर्शन हिंदू राष्ट्र के विचारधारा को गढ़ने में लगे रहे। आप दूसरी जो धारा है कांग्रेस, उसमें देखेंगे कि कांग्रेस का हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल विद्रोही रूप में कभी नहीं गई। महात्मा गांधी आने के बाद से तक तो वो अंग्रेज़ों को भगा करके राष्ट्र बनाना यही बात नहीं कहते थे। कम्युनिस्टों के तरफ से ये बात शुरू हुआ कि अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से हटाना है। 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी कम्युनिस्टों ने इस बात को रखा। उसके बाद कांग्रेस ने मजबूरी में इस नारे को दिया। महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और क्रांतिकारी आंदोलन का हमेशा टकराव हुआ। महात्मा गांधी ने कभी भी क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। आगे मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा। तो कांग्रेस ने कभी भी हथियारबंद क्रांति से, हथियारबंद ताकत से अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं खड़े। दो देश की बड़ी ताकतें हैं जो हथियारबंद तरीके से नहीं लड़े। तीसरी जो ताकत थी क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट, उन्होंने ही मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, जितने भी विद्रोह हुए
सब में पीछे से आग लगाने का काम कम्युनिस्टों ने किया। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। काला पानी की सजा हुई, उसमें 99.9% लोग क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट थे। सावरकर तो एक आदमी थे जो 2-3 साल बाद ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। माफीनामे और भी बहुत सारे लोगों ने लिखे, मगर वो खाली एक थे जिनको वीर बना दिया। बाकी जो बेचारे मर गए, जिन्होंने यातनाएं झेली, बहुत बड़ी संख्या में काला पानी की सजा हुई, जिनकी मौतें हुई, बड़ी संख्या में जिनका पता नहीं है कि कौन कौन से लोग मरे, ये सब समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। ये सारे क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, ये जितने भी सारे लोग थे क्रांतिकारी धारा में, ये सारे लोग कम्युनिस्ट थे। इस बात को, इस इतिहास को, इस यथार्थ को देश को लोग बताना नहीं चाहते। आज की तारीख में आरएसएस भी सबको, सारे क्रांतिकारियों को आर्य समाजी और हिंदुत्व के लिए क्रांति करने का बोलने लगे हैं। ये पूरा गलत तथ्य है। क्रांतिकारी का सेपरेट वीडियो में अभी आगे इसी के बाद ही बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन निकल जाए। तो हमको इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्रांतिकारी आंदोलन और कम्युनिस्ट विचारधारा ही थी जो अंग्रेजों से सीधे टकराए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। हथियारबंद क्रांति की चेतना सिर्फ क्रांतिकारी विचारधारा ने दी है, जो दुनिया में समाजवादी व्यवस्था कायम कर रहे थे। दुनिया के कम्युनिस्ट थे, दुनिया के कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा से पैदा हुई धाराएं थीं, विचारधाराएं थीं, उनसे, उनकी समझ से हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट काम कर रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन को विकसित कर रहे थे, हथियारबंद क्रांतियां कर रहे थे, हथियारबंद क्रांतियों को विकसित कर रहे थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। ये सब संगठन एक विकास क्रम में बने और इस संगठनों का काम था शुरुआती दौर में बड़े बड़े आंदोलन पैदा करना। आज़ादी के आंदोलन के पहले जितने भी बड़े विद्रोह हुए, चाहे तेलंगाना का हो, तिभागा का हो, किसानों के जितने भी विद्रोह हुए, आदिवासियों के, ये सारे विद्रोहों के पीछे कम्युनिस्ट विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा थी। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना। तो सबसे जो पावरफुल ताकत थी वो समाजवादी विचारधारा थी, जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी संगठन था, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों से जानें दी, कुर्बानियाँ दी। क्रांतिकारी आंदोलन में मैं इस कुर्बानी का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा आपको। इस बात को अच्छी तरीके से समझना। जो बहुजन आंदोलन आज है, आज़ादी के आंदोलन में इनका एक अलग तरीके का भूमिका है। आज़ादी के आंदोलन में जो पेरियार थे, उन्होंने उस समय अछूतों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, वो उनका प्रमुख सवाल था। मराठाओं के खिलाफ जो अंग्रेज़ों का लड़ाई था, उसमें जो महार सेना बनी, महार सेना में दलित थे। तो ये सारा वो विचार के लोग थे, जो इनका जो प्राथमिक लक्ष्य क्या था इस विचारधारा का, इस ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, इसको ख़त्म करना। इसलिए महार सेना ने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके मराठा साम्राज्य को ख़त्म कराने में अपना भूमिका निभाया, जिसको भीमा कोरेगांव में हर साल अपना आज़ादी का जश्न के रूप में मनाते हैं। तो मराठा साम्राज्य को ख़त्म करके अपना आज़ाद हो गए हम, इस तरीके का समझ इस आंदोलन के जो लोग थे उनके बीच में था। ये ऐतिहासिक तथ्य है साथियों। भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के सामने दलितों का, शोषित पीड़ित समाज का पक्ष रखा। गोलमेज सम्मेलन में भी गए हो। देश के जो शोषित वर्ग हैं, दलित हैं, शूद्र हैं,
उनका नेतृत्व की तरफ करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में गए। अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने बात रखा कि हमारा ये जो राष्ट्र बन रहा है इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। जैसे मुसलमानों का एक अलग धारा बन गया था, हिंदुओं के नाम पे भी एक अलग धारा था जिसमें हिंदू महासभा, और ये अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था सारा। हिंदुओं के नाम पे ये हिंदू महासभा के प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में गए हैं। आरएसएस तो बाद में उस तरीके से डेवलप हुआ। मुस्लिम लीग के लोग गए हैं, यही तो थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया। इसी गोलमेज सम्मेलन में एक धारा के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए हैं, जिन्होंने इस दलितों और शूद्रों के लिए अधिकारों की मांग की। तो इस धारा के रूप में इस विचारधारा का स्वरूप था आज़ादी के आंदोलन में। और आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में खास तौर से आम जनता के रूप में शूद्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई, कर्मचारियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। और उस समय की जो आज़ादी के आंदोलन में जो विद्रोहों के पीछे कम्युनिस्ट थे, जैसे मैंने बताया, तो कम्युनिस्टों के साथ जो खड़े कौन लोग थे, वो यही पिछड़ी वर्ग की जातियाँ, शूद्र जिनको कहा गया, यही लोग खड़े हुए थे कम्युनिस्टों के साथ। उस समय ये विचारधारा कुछ इस विचारधारा के रूप में नहीं थी, लड़ने की चेतना जो थी वो इनके साथ में थे। बाद में ये आज़ादी के आंदोलन के बाद काशीराम और बाकी लोग वाम सेब बना, फिर चुनाव लड़ने की ये बनी, फिर सत्ता में भागीदारी का रास्ता बना। फिर इस विचारधारा को अंबेडकर ने एक विशेष रूप में सामने रखा। अंबेडकर जी को संविधान सभा में मौका मिला, उसके बाद से फिर सारा उन्होंने संविधान जो बनाया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का जोड़ हुआ। संविधान में भी ध्यान रखना कि संविधान इस रूप में केवल अंबेडकर जी ने संविधान बना दिया, ये बात भी पूरी ठीक नहीं है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। अंबेडकर की जो विचारधारा थी, क्योंकि अंबेडकर दुनिया से पढ़ के आए थे, दुनिया के जो विचारधाराओं का समझ बहुत था उनको, इसलिए अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसके अंदर दुनिया की जो दूसरी धारा थी, जो मैंने बताया धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, जो फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा का जो नारा था, जो मौलिक अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान में बहुत बेहतरीन थे। इसलिए वो सब चीज़ दुनिया की जो दूसरी धारा थी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि विचारधाराओं का संबंध दुनिया की विचारधाराओं से होता है, इसको कभी भूलना नहीं। और जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है। तो अंबेडकर का जो समझ है वो इन्हीं धारा, ये दूसरी धारा से विकसित हुआ, और कांग्रेस भी दूसरी धारा के समर्थन में थी। इसलिए कांग्रेस ने भी अंबेडकर के इन सारी चीज़ों की बातों को समर्थन किया। तीसरा, कम्युनिस्ट जो थे वो भी बहुत ही ताकतवर रूप में इस चीज़ के समर्थन में थे। इसलिए उस तीसरी ताकत ने भी अंबेडकर के संविधान को समर्थन किया। इसलिए आप देखेंगे संविधान के विरोध में केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, जो संविधान बनने के बाद उन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया था। इसलिए आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग थलग पड़ गया था, और बाकी सब धाराओं के लोग इस संविधान से सहमत थे। इसलिए अंबेडकर को संविधान बनाने में सबका इस विचारधारा का सहयोग है। व्यक्ति के रूप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा, लाया, इकट्ठा किया, ड्राफ्ट किया, लिखा, ये उनका योगदान है। मगर उनका योगदान के पीछे इस विचारधारा का योगदान है। यदि दुनिया की में ये विचारधारा नहीं बनती तो शायद अंबेडकर इस तरीके का संविधान नहीं लिख पाते। बहुजन आंदोलन है, आज़ादी के आंदोलन के बाद अंबेडकर ने जो आखिरी में एक विचारधारा का रूप दिया, जिसमें उन्होंने जीवन जीने की पद्धति में धर्म को, इसमें गौतम बुद्ध के दर्शन को डाला, पेरियार, ज्योतिबा फूले, इनके विचारों को भी शामिल किया, और धर्म और वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का विरोध किया। आज़ादी के आंदोलन के बाद एक धारा को आगे बढ़ाया। आज़ादी के वाम सेप ने और बाकी लोगों ने सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट कर लिया, और आगे इन्होंने तय किया कि वाम सेप अलग रहा, और उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी एक टुकड़ा बना,
जिनका लक्ष्य था कि अब हमको राज सत्ता में जाना है, और वोट से राज सत्ता बनती है। तो पहले शूद्र को केवल दलितों को शूद्र उस तरीके से मानते थे, उसके बाद से ओबीसी की जातियां जुड़ी, उसके बाद से अल्पसंख्यक जुड़े, क्योंकि यहाँ से वोट का राजनीति समझ हो गया था। और उसी समझ से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बना, जिसमें नारा दिया था 85 वाला और 1580 वाला। और जैसे ही बहन मायावती हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है बोला, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी का वजूद खत्म हो गया। तो ये विचारधाराओं का अपना एक तत्व होता है, एक ताकत होता है, एक पावर होता है, जिसको समझना है। तो इस तरीके से बहुजन आंदोलन आगे बढ़ा। बहुजन आंदोलन का जो विकृति ये रहा है साथियों, कि बहुजन आंदोलन का राजसत्ता का दर्शन है, वो पूंजीवादी दर्शन को स्वीकार किया। मायावती ने भी, वो समाजवादी दर्शन के साथ नहीं गए। ये ध्यान रखना है, यदि आप पूंजीवादी दर्शन के साथ जाओगे तो पूंजीवादी व्यवस्था तो धर्म का इस्तेमाल करती है, अंधविश्वासों का इस्तेमाल करती है, जैसे बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस भी करता है धर्म का इस्तेमाल, जाति का इस्तेमाल करता है, वो जाति के आधार पर राजनीति करता है। तो आपका दलितों का मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। तो आपको राजसत्ता, फिर जो भी नेता बनेगा वो पैसा इकट्ठा करेगा, वो पूंजीपति बनेगा, करोड़ों का बेईमानी करेगा। तो बीजेपी कांग्रेस में जो दलित नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, संपत्ति जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, वो दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी चेतनी बदल गई, वो अपने आप को दलित हैं, मगर उनका दलितों के प्रति व्यवहार बदल गया। वो दलितों का मुक्ति नहीं चाहते हैं, दलितों को वोट बैंक के रूप में रखना चाहते हैं, जो बीजेपी कांग्रेस के दलित नेता हैं। तो एक अलग धारा पैदा हो गई। कुछ लोग हैं जो वामसेब वाले और ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं, केवल ब्राह्मणों के अलावा, और उनको कोई ये बदली हुई परिस्थिति नहीं समझ आती है। अभी चंद्रशेखर आज़ाद निकले हैं, अभी किस धारा में जाते हैं ये देखते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक यूथ को उसने इफेक्ट किया है बड़ा ताकतवर तरीके से। मेहनत भी कर रहे हैं वो और लोगों को साथ में जोड़ भी रहे हैं। मगर ये किस धारा के साथ जाएंगे, ये समाजवाद की विचारधारा के साथ जाएंगे, राजसत्ता के दर्शन में बराबरी की बात करेंगे, शूद्रों को मुक्ति की बात करेंगे, या फिर उसी राजनीति में फंसा करके उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी अभी समय बताएगा। तो ये बहुजन धारा है साथियों। उसके अलावा जो समाजवादी आंदोलन है, ये आंदोलन तो एक्चुअल आज़ादी के आंदोलन के बाद पैदा हुआ। आज़ादी के आंदोलन में भी ये सोशलिस्ट आंदोलन था, मगर जो मुख्य रूप से वो कांग्रेस का ही हिस्सा था। और बाद में जो है जेपी आंदोलन और बाकी आंदोलन के बाद ये आई जो ये कहते हैं कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं। अभी जैसे अखिलेश ने पिछड़ा वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक जोड़ दिया है, तो अभी ये तीन को जोड़ के वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये जो है समाजवादी आंदोलन के नाम पे एक धारा बनी, जो अभी हमारे देश में अखिलेश यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका केंद्र है अभी वर्तमान में। तो ये राजनीति है जो वंचितों के नाम पे, इसीलिए जाति आधारित बात करते हैं, ये जाति आधारित मांग करते हैं। इनका नारा जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये अपनी जाति के आधार पर संसाधन मांगते हैं। ये समाजवादी समझ और जो कम्युनिस्टों की समाजवादी समझ है उसमें बहुत फ़र्क है। ये और वो सिद्धांत मैच ही नहीं है, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समाजवादी जो आंदोलन है ये इस तरीके से पैदा हुआ साथियों। समाजवादी आंदोलन भी पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव हों, या चाहे उनके बेटे हों, ये सब उसी धारा में जाते हैं। चाहे नीतीश कुमार हों, नीतीश कुमार तो अभी बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने तो अपना वजूद ही ख़त्म कर लिया। इस तरीके से ये जो धाराएँ, विचारधाराएँ हैं, ये हमारे देश में 5 प्रमुख धाराएँ हैं जो अलग अलग विकास क्रम में पैदा हुई हैं। और राजनीति में इन 5 प्रमुख धाराओं का अच्छा खासा दखल है, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे के वीडियो में हम अब आपको क्रांतिकारी आंदोलन बताएंगे। अब इस वीडियो को साथ ही यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया, हमने जो किताबें लिखी हैं, 6 किताबें हमारी पब्लिश हो चुकी हैं, आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं।
ये 6 किताबों का सेट 350 रुपये का है। पहली किताब का नाम है राजनीति, दूसरी किताब का नाम है राज करने की नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधाराएं, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, पाँचवीं किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार और छठवीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन, इतिहास और चुनौतियाँ, नौजवान पीढ़ी का वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। दूसरी किताब जो आएगी वो कृषि और किसान, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियाँ, खेती के बारे में, अभी खेती कैसी है, आगे क्या क्या खेती में होने वाला है, किसानों का वर्तमान और भविष्य कैसा होने वाला है, इसके ऊपर ये 2 किताबें और जल्दी आएंगी। आपसे निवेदन है कि हमारी इन किताबों को मंगा कर ज़रूर पढ़ें। आप हमको हमारे फ़ोन नंबर 9425023364 पर आप अपना मैसेज करें, पत्राचार का पता, डाक से हम आपके घर पे किताबों को भेज देंगे। घर बैठे आप हमारी किताबें ये मंगा सकते हैं। 350 रुपये का ये पूरा सेट है। और हमारा जो चैनल है उसमें हमारे दर्शन के जो फोल्डर है उसमें ये सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग फोल्डर हैं जिनको आप जानकारी के वीडियो हैं जिनको आप सुन सकते हैं। तो आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारे जो हमने तैयार किया है जी सारे, इनको आप पढ़ें, सुनें और खुद के व्यक्तित्व को खुद को जागरूक करें। धन्यवाद साथियों, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।